ठीक है, क्यों? बिकॉज मैंने एक तो ये कि मैंने जब चीज़ बेचनी थी मैंने पहले खुद एक्सपेरिमेंट करना था कि यार ये मैं किसी को कहूँगा ना, अब मैं ये बात कह रहा हूँ ना, कॉन्फिडेंस है मुझे, पता है। ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर जो है ना वो हमेशा ये देखता है कि मैंने वैल्यू ऐड कैसे करनी है। अच्छा, फिर वो पैसे ज़्यादा भी मांग रहा होगा ना, लोग देंगे क्योंकि उनको वैल्यू मिल रही है, इसे कहते हैं वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो आपका रिस्क, बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेगा कभी भी। आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको मज़ेदार एक स्टोरी सुनाता हूँ ये कपड़े के हवाले से। आप डैमेज कपड़ा उठाते हो? डैमेज भी उठा लेते हैं लेकिन ऑर्डर पे अपने पास लेके स्टॉक पे नहीं रखोगे ना। मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो फैसलाबाद में फिरता था और वो उसका, ये बात मैं कर रहा हूँ 91 की, उसका काम क्या होता था, मैं उस ज़माने में ना ये कॉटन वेस्ट एक्सपोर्ट का एक ऑर्डर था मेरे पास सऊदी भेजने के लिए, तो वो मैं वहाँ बनवाने के लिए पिंजाई शिंजाई सारे काम उधर करा रहा था। तो वो उधर जो बंदा मिला मुझे, कहता है जी ओ सर जेड़ा ख़राब कपड़ा मिले जिथे मिले मैंने दे देना। और मैं कह तू करता क्या है? अच्छा, उस बंदे के बाद उस बंदे को मैं अब लास्ट मिले मेरे ख्याल 2091 के बाद मेरी इसकी लास्ट मुलाकात 2001 में शायद हुई थी, अब काफ़ी अर्सा हो गया। बट उस वक्त वो साइकिल पे भी नहीं था, पैदल था जब वो कपड़ा उठाता था, ठीक है। और जब 2001 में मुझे वो आखिर मिला तो वो उस वक्त करोला चला रहा था, ठीक है। तो मैं कह यार तू करेगा क्या इसका? कहते सर इन्होंने लोग की छुट देंगे ने, ये हाली लोगों को नहीं पता ये की कुछ बन सकता है। उस वक़्त का उसका विजन बता रहा हूँ। और वो जिसको हम कबाड़िया कहते हैं, कपड़े का कबाड़िया था ना वो, ठीक है। और उस बंदे ने उसी कट पीस, अब मैं उसको एंटरप्रेन्योर कहूँगा क्योंकि ही हैड अ विजन कि मैं इस कटे हुए ख़राब कपड़े को भी मैं एक ऐसे काम में लेके आऊँगा। और वो लिटरली कहता जिसका जितना ख़राब कपड़ा हो मेरे लिए उतना अच्छा है। और मैं बताऊँ बनाता क्या था वो खुद उसने शुरू किया कैसे, लोगों को चस्का कैसे लगाया। आपने देखे होंगे टेबल क्लॉथ बने होते हैं डिफरेंट कपड़े, टाकियाँ जोड़ जोड़ के, डिज़ाइनर बनाए तो हम कहते हैं वाह यार गुची का डिज़ाइन है, ठीक है। लेकिन वो सड़क पे लेके खड़ा होगा तो हम कहेंगे यार ये तो की चेपियाँ जो पारतियाँ ने। वो उस वक्त 91 में उस बंदे ने वो काम शुरू किया था। वो कहता जी मैंने इस तरह करके मैंने चस्का लगाया है मार्केट को। अब विजन है, ये एंटरप्रेन्योर का एक विजन होता है, ठीक है। वो रिस्क लेता है क्योंकि आप रिस्क लेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। फिर उसकी जो अप्रोच होती है ना बिजनेसमैन की, उसे हम कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा है अप्रोच, वो होलिस्टिक होती है, ठीक है। और वो कन्वेंशनल मेथड इस्तेमाल कर रहा होता है। एंटरप्रेन्योर जो है ना वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। आउट ऑफ द बॉक्स का लफ्ज़ आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा, ठीक है। क्या मतलब है इसका आउट ऑफ द बॉक्स? मतलब कि वो मार्केट को देखते हुए एक अपना आइडिया बनाता है, फिर उसको डेवलप करता है अपने तरीके के साथ। तो बाहर निकल के देखता है, वो मार्केट को ये नहीं देख रहा कि अगर वो बंदा वही बना रहा है तो मैं भी वही बनाऊँ। उसमें मार्केट का ट्रेंड चेंज भी कर सकता है, ट्रेंड सेटर भी हो सकता है। वेरी गुड। और आउट ऑफ द बॉक्स क्या होगा? आप अपने शॉप फ्लोर पे जो खड़े हैं, आप क्या ऐसा काम कर सकते हैं कि कस्टमर आपके पास ज़्यादा आए? हम किसी भी तरीके से कोई ना कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, जैसे हम मैनिकिन्स लगा सकते हैं सामने, कोई अच्छी चीज़ अट्रैक्शन दे सकते हैं। ये तो दुकान वाले का काम हुआ ना, आपका क्या काम है? आप क्या कर सकते हैं? कोई मार्केटिंग टूल्स वगैरह दे सकते हैं, कोई प्रमोशंस वगैरह निकाल सकते हैं। ये तो कंपनी का काम हो गया, दुकान वाले का काम हो गया। मैं पूछ रहा हूँ आप क्या कर सकते हैं? देखिए ना, मेरा इनिशिएटिव यही है ना एज अ टीम कि एक मैं बच्चा पकड़ता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम यहाँ पर खड़े हो, सर्विसेज तो अब मेरे अंडर आ गई ना, उसको मैं खुद करूँगा। अब ये जो रिप्लेसमेंट है, मैंने कि इस कंपनी ने तो मुझे कह दिया कि यहाँ पर लगी हुई है, मुझे पता है यार यहाँ पर कस्टमर को नज़र ही नहीं है कि लगाने का फ़ायदा नहीं। मैं उनकी हाँ में हाँ मिला दी, वो निकले, मैंने आगे कर दी कि यार इसको देख के कस्टमर अंदर आएगा। मतलब मैंने रिस्क लिया। ठीक है, वेरी गुड जी। कुछ लोग होते हैं वो दुकानदार, कपड़े की दुकान डाली हुई है ना, बीबियाँ आ गई हैं, लड़कियाँ औरतें आ गई हैं, तो बाजी इधर आओ, बाजी इधर आओ, बाजी इधर आओ, फटाफट जाके 4 बोतलें ले गए जल्दी का, और 4 बोतलें उनको पिलाते हैं और वही बोतलें उसे निकालते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ जी ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? मैं फारूक हूँ। बस पहले की कर दो सो कुछ भी ना, बैंकर। ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया। मैं समझता हूँ कि जो हमारे ये जो कपड़े के दुकानदार हैं ना, उनसे अच्छा सेल्समैन कोई नहीं है। क्यों? वो जिन्होंने बात की है बाजी जी बाजी जी बाजी जी कर दे ऐ भी देखो। अच्छा वो क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं शर्म की मार मारना। वो इन्ना कपड़ा सामने पा देना कि बाजी कहती यार चल मैंने दे ही दे कुछ तो मैं लैके जावा, बट वो कर इतने प्यार से प्यों के मार रहा होता है, कर इतने प्यार से रहा होता है। फटाफट मंगवा लो, हाँ बोतल मंगा ली, चाह मंगा ली, तो बाजी ने लेना नहीं लेना। अब ये क्या है,
वैल्यू एडिशन हो रही है। सर वो एक और काम करते हैं, जो आपके 100 रुपये की चीज़ है ना वो 500 की बताते हैं, 500 से फिर 250 ला के ना वो वो तो 300 ला के फिर वो एक और भी काम करते हैं। मैं सोफ़े का ना, मैं अभी आ रहा था रास्ते में तो मैं उसको बच्चे को बता रहा था, मैट्रिक के बाद वालिद साहब ने मुझे कहा कि उन्होंने उस वक्त नया नया काम शुरू किया था, तो ऑक्शन का, इस्लामाबाद में, उस ज़माने में पिंडी इस्लामाबाद में हम होते थे तो ऑक्शन हाउसेज का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उन्होंने शुरू किया। तो वहाँ पर ना सोफ़े वाले आते थे जो सोफ़ा अपना बेचने के लिए रखते थे ऑक्शन के लिए, जो बने बनाए जो, ठीक है। अच्छा, वो एक सोफ़ा पड़ा था वहाँ पर जो कि मुझे भी पता था, मैं फोमो के नाम नहीं लूँगा क्योंकि ब्रांड्स के नाम आ जाते हैं, ठीक है। तो एक हल्का ब्रांड का है और एक अच्छे ब्रांड का है। तो ग्राहक आया तो वो कहता है, जो अच्छे ब्रांड वाला था ना, जब अब आप देखो उस बंदे की पहचान क्या थी, उसने ग्राहक कहीं देख कहता है, देख लिया उसने कि डिज़ाइन इनको हल्के ब्रांड का पसंद आ रहा है, चाहिए इनको महंगा ब्रांड। उसने कहा मैडम ये वाला जो है जी ये 10,000 का है जो महंगे ब्रांड का था, और ये वाला जो है ना जी ये 30,000 का है हल्के ब्रांड वाला। अब मैं पीछे खड़ा देख रहा हूँ, मैं कि यार ये कर क्या रहा है, ये तो मतलब फ्रॉड ला रहा है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने कहा, मैं कहता कि आप चुप करके तमाशा देखें, आपको तो आपके ऑक्शन का कमीशन मिल जाएगा ना, अब छोड़ो मैंने काम करन दो, ठीक। तो मैंने कहा कि तूने किया क्या बाद में, जब खैर वो इवेंचुअली वही 30,000 वाला जो कि एक्चुअल 8,000 या 6,000 का था उस वक्त की बात कर रहा हूँ, वो उसने 15,000 में बेचा उन्हें, ठीक है। मैंने कहा तूने किया, कहता जी बात यह है कि मैंने ये भांप लिया था कि इन लोगों ने कितनी की इनकी कैपेसिटी है, ये मेरे तजर्बे से मुझे, वो उसकी उम्र उस वक्त होगी कोई मेरे ख्याल है 50-55 साल बंदे की, काफ़ी एजड बंदा था, मुझे ये पता था। अब मुझे ये था कि जी मैंने, और ये मुझे पता चला इनको पसंद हल्के वाला आ गया है। अब अगर इनको मैं ये कहता कि जी ये हल्का है और ये सस्ता है, ये कभी भी ना लेते, और वो इन्होंने उस फोम वाला इन्होंने लेना नहीं था क्योंकि उस फोम का इनका तजर्बा बुरा था। जब ऐसे होता है सर, ऐसे होता है बाज़ दफ़ा जब हम जाते हैं इसी तरह कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, मेरा तजर्बा है, तो जो चीज़ हमने नहीं ना ख़रीदनी होती, हम उसको वो इंटरेस्ट लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें शो करते हैं कि नहीं ये हमने लेनी है, तो फिर हम उसका रेट पूछते हैं और दूसरी चीज़ों को हम वो इग्नोर कर देते हैं कि भाई हमने ये तो खरीदनी नहीं है। बिल्कुल। एंड पे आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर हम उसी तरफ चले जाते हैं जो हमने खरीदनी होती है। उसको पता होता है इसने खरीदनी तो है नहीं, हाँ। रेट इसको कम ही बताओ, कम ही बताओ, कैसे खरीदते एग्जैक्टली, हैं? रिवर्स साइकोलॉजी, हाँ। ठीक है। तो अगेन मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि उसने सही किया या गलत किया, वो एक अलग डिबेट है, बट लोगों को रीड करना, ऑब्जर्व करना, ये भी एक साइंस है ना पूरी, जिसकी मैं बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा था, ठीक है। सो एनीवेज, तो जो कमिंग बैक टू द एंटरप्रेन्योर और जो बिजनेसमैन का हमारा था। अच्छा, अब हमने एक तीसरी फॉर्म जो आई है ना, मैं इसका यहाँ मैंने जिक्र नहीं किया बिकॉज ये एंटरप्रेन्योरशिप पे लेक्चर नहीं है, ठीक है। वो है इन्फोप्रेन्योर। एक सेब है, बिजनेसमैन क्या करेगा, उस सेब को मैक्सिमम 200 रुपये का टोकरा लिया है तो कितने का बेच लेगा, 300 का बेच लेगा, छलांग मारेगा 400 का बेच लेगा, राइट। एक एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, वही एक सेब को जूस में डालेगा तो वो 400 रुपये का ग्लास बेचेगा। उसने टोकरा बेचा था 400 का, 400 का ग्लास बेच दिया या 200 का ग्लास बेच दिया, ठीक। जो इन्फोप्रेन्योर है ना, वो यूट्यूब पे जूस बनाने की रेसिपी बनाएगा और उस वीडियो को वो मिलियंस में बेचेगा, ये इन्फो दे रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। ये एक थर्ड कैटेगरी है जो आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही है, ठीक है। सो एनीवेज, अब हम चलते हैं थोड़ा सा बिजनेस का, हम लाइफ साइकिल देखते हैं कि बिजनेस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता क्या है, आपका बिजनेस किस तरह का है और उसमें क्या क्या हिस्से हैं। सबसे पहले जो होता है आपका मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, जिसने आपकी चीज़ बनाई। अब मैन्युफैक्चरर से वो जब चीज़ निकलती है तो वो किसके पास जाती है, आमतौर पे डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा इसमें एजेंट जो है ना, इसका डबल रोल है। एजेंट कभी कभी मैन्युफैक्चरर के लिए भी होता है, एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी होता है। वहाँ से आती है होलसेलर के पास, वहाँ से आती है रिटेलर के पास, और फिर आती है कंज्यूमर तक। अगर डायरेक्ट सेलिंग हो, मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचे तो 100 रुपये की चीज़ शायद आपको 50 में मिल जाएगी, लेकिन चूंकि वो 1, 2, 3, 4 हाथों से निकल के आ रही है तो सबका रुपया रुपया उसमें ऐड होना ही होना है, जी जी, ठीक है। मतलब मैं इतना तरद्दुद नहीं करूँगा कि मैं जाके डायरेक्ट फैक्ट्री के बाहर से, फैक्ट्री आउटलेट से भी मैं नहीं खरीदूँगा कि यार उतनी दूर कौन जाए, मांगा मंडी फैक्ट्री का आउटलेट है जी, मैं कौन जाएगा वहाँ पर अब, ठीक। सो ये एक चेन है बिजनेस का, प्रोसेस का एक लाइफ साइकिल है जो बना हुआ है, ठीक है। इसमें जो जिसके ऊपर हमने आज मेनली बात करनी है वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल। ये हमारे मेन टॉपिक हैं आज के, ठीक है, इसके ऊपर हमने मेन बात। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल में क्या फ़र्क है। आपका क्या ख्याल है जी, डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल में क्या फ़र्क है? सर जी डिस्ट्रीब्यूटर तो
जो होता है मैन्युफैक्चरर हो या उससे डायरेक्ट उसकी फुल डीलिंग हो जाती है कि भाई आपने सारा माल मुझे ही देना है। मेरे अलावा किसी बंदे को माल नहीं देना गुजरांवाला में या पाकिस्तान बिल्कुल में। बिल्कुल। सारा माल वो आपको देगा, आप आगे एजेंट से बात करेंगे, होलसेलर को वो बेचेगा या आप होलसेलर को बेचेंगे, एजेंट को बीच में नहीं लाएंगे एग्जैक्टली। होलसेलर को दे देंगे, होलसेलर आगे वो अपने बंदे रखेगा जो 20 25 50 100 बंदा रखेगा, वो जाके दुकानों पे देंगे, वो हो जाएगा रिटेलर, वो अपनी ऐड करके रिटेलर जो है बाद में अच्छा, इसमें कंज्यूमर को देंगे। ब्रिलियंट सर जी, ब्रिलियंट। इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। जो आपका होलसेलर है ना, वो नॉर्मली यहाँ पाकिस्तान में जो मैंने कॉन्सेप्ट देखा है, होलसेलर जो है वो आगे से माल यूँ बांटता नहीं, वो कहता है मेरी दुकान पे आके लेके जाओ, वो शालमी में बैठा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उसने बंदे रखे होते हैं, उसने गाड़ियाँ रखी होती हैं जो जाके उन होल सेलर्स को माल पहुँचा के आ रही हैं। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो होना लेकिन इन सब, अब मतलब मैं अभी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने ऐनक खरीदी लाहौर में एक दुकान से, तो उसने मुझे दी ये 800 रुपये की। ठीक है, अब ये है, आइए जी आइए तशरीफ रखिए। ठीक है, अब उसने ये मुझे ऐनक दी 800 रुपये की, मुझे चाहिए थी मैग्नेट वाली ऐनक, गले में डाल के आसानी जाती है, पढ़ना हो तो यूँ करके बंदे ने पहन ली। ठीक, ये हमारा जो केमिकल्स वाला काम शुरू हुआ तो उसके सिलसिले में केमिकल लेने के लिए शालमी जाने का इत्तेफाक हो गया। अब मैं शालमी से सामने देखा तो एनको वाले की दुकान पे ये टंगी हुई थी। मैंने से पूछा, मैं कि यार कितने की है, गेस करो कितने की होगी। ये हो गई 150 की 200 की। हाँ जी, 150-200 तो 100 रुपये की हो, आई गेस 100 रुपये की, 100 से ज़्यादा। पहली दुकान वाले ने मुझे कहा 250, अच्छा, दूसरी दुकान वाले ने कहा 200। अच्छा, फिर जिससे वो ले रहे थे, मैं इत्तेफाक से अगली तीसरी दुकान उसी की थी, 120 रुपये की लेके आया जी। लेकिन कितने लोग हैं जो ये तरद्दुद करेंगे कि होलसेलर के पास भी चले जाएं। और मैं भी इत्तेफाक से गया था, आपको भी पता नहीं था? मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ पर ये इस तरह की मिल जानी है। ठीक है, मुझे तो एनको की मार्केट का भी नहीं पता था। मैं तो केमिकल वाले के पास गया था केमिकल लेने के लिए। ठीक है, सो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूँ डेफिनेशन। ऐसा वो बंदा करता है जिसको पैसे की अहमियत का पता चल जाता है, फिर वो 1 2 3 से पता करके ना खरीदता चीज़। एग्जैक्टली, वो तो खैर है ही है, लेकिन उसके अलावा एक और भी होता है ना कि लोग टाइम, अब मैं अगर वहाँ पर सिर्फ ये ऐनक लेने जाना होता तो शायद मैं कभी भी ना जाता, क्योंकि मैं यार इतना उत्थे खजल खुआरी इन्नी ज़्यादा है तनबा शालमी वरना केड़ा सौखा है, उधर तक जाना कौन सा आसान है। ठीक है, तो बंदा और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि हम उन लोगों में से हैं जो हम तन आसान हो चुके हुए हैं। हम कहते हैं यार उन मोटरसाइकिलों तो या मेट्रो तो बह के तो जाना नहीं। ठीक है, कम से कम एसी वाली गड्डी तो होनी चाहिए, ठंडी मशीन नहीं चलेगी तो फ़ायदा की। ठीक है, अल्लाह का करम है कि हम तन आसान हो चुके हैं, मतलब मैं भी झूठ बोलूँ, हम हैं। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, वो जितना उन्होंने बताया पॉइंट ऑफ सेल है इन सब के दरमियान, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। ठीक है, ये आम तौर पर डिस्ट्रीब्यूटर, मैं चूँकि जब दुबई में काम कर रहा था अपना बिज़नेस, तो मेरे 3 सेटअप्स थे। मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी था उन 7 ब्रांड्स का, मैं होलसेलर भी था उनका, मेरा एक होलसेल का सबसे सेपरेट था। एक बंदा सारे काम कर सकता है, लेकिन वो तीनों सेटअप सेपरेट होते थे, और मैं ही अपने रिटेल स्टोर चलाता था, फिर आगे मैं फ्रेंचाइजेस देता था उनकी। ठीक है ना, जब अच्छा मज़े की चीज़ ये है, जब मैं ये काम कर रहा था तो जो मेरा बैक ऑफिस था, बैक ऑफिस से तो कोई कमाई नहीं होनी ना, अकाउंट्स वालों की कोई कमाई तो नहीं, उन्होंने कमा के तो कुछ नहीं देना। सो जो मेरा बैक ऑफिस था वो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप को एक एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रख के माल बेचता था, क्योंकि बैक ऑफिस की भी तो तनख्वाही निकलनी है ना, जितनी उसकी मैंने एंड में डालनी है ना, वो यहाँ मैंने पहले से उसकी कैलकुलेशन कर ली। तो उनको ये होता था कि जी हमने इजिप्ट वाली डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा माल बेचना है, या अच्छा उनको भी ये ना एक किस्म की आपस में उनकी रेस लगी हुई थी कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर को हमने ज़्यादा माल उठाना। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी अपनी थी, ये नहीं है कोई बाहर की थी, लेकिन उनको मैंने अलग अलग बिजनेसेस बनाए हुए थे। ठीक, फिर वो जो होलसेल वाला सेटअप था वो डिस्ट्रीब्यूटर उसको देता था, वो होलसेल वाला जो है वो जाके वहाँ नैफ सूक है, वहाँ की मार्केट में भी चीज़ें बेचता था, जिस तरह यहाँ शालमी है ना, तो वहाँ नैफ सूक है दुबई में, और वो हमारे जो कियोस्क थे, जो हमारे आउटलेट्स थे, वो उनमें भी उसका फिर होता था बंदे का कि हर रोज़ जाके वो देखूँ कि जी किस कियोस्क पे मैंने ज़्यादा माल उठाना है। अच्छा, फिर कियोस्क वाले नेगोशिएट करते थे, ये तुमने उस वाले कियोस्क को 300 दिरहम की दी है, मुझे तुम 290 की दो। अब मेरी अपनी कंपनी के अंदर पूरा एक बिज़नेस साइकिल चल रहा था। ठीक है,
फिर मेरी जो वहाँ पर रिटेल में जो लड़कियाँ खड़ी थी, मैं 250 लड़कियाँ काम करती थी मेरे पास, फिलिपीनियंस थी, ठीक है। वो जो लड़कियाँ मेरे अपने रिटेल सेंटर पे खड़ी होती थी, वो क्या कर रही होती थी कि उनको ये लालच होता था कि जी हमने अगर ये लेट से मैक्सिमम प्राइस हमारी फ़िक्स्ड है, उनका कमीशन भी फ़िक्स्ड है, इस प्राइस पे इतना कमीशन है, इस प्राइस पे इतना कमीशन है, इस प्राइस पे इतना कमीशन है, ठीक। तो वो क्या करती थी, आप जब तक ये कमीशन सिस्टम नहीं था वो डिस्काउंट फुल दे के देती थी। अब जब से उनको ये कमीशन सिस्टम लगा तो डिस्काउंट हमारे कम हो गए, क्योंकि उनको भी पता है ना ज़्यादा ऊपर जाएगा, फुल प्राइस पे जाएगा तो मुझे फ़ायदा है, ज़्यादा फायदा। ठीक है। सो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ये देखना है। अच्छा, मेरी टीम में वहाँ पर बच्ची जो लड़कियाँ थीं, बच्चियाँ, वो मैं सबसे ज़्यादा सैलरी देता था अपने वहाँ पर स्टाफ को, ठीक है। तो एवरेज सैलरी थी वहाँ पर 1800 दिरहम, मेरे स्टाफ को 2200 दिरहम मिला करती थी। एवरेज कमीशन वहाँ पर मिलता था 2%, मेरे स्टाफ की कमीशन की कोई कैप नहीं थी। तो मेरी लड़कियाँ कभी कभी 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार दिरहम कमा के जाती थी कमीशन में, सैलरी अलग है, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़ है हमारे, मैं उस बंदे को सेल्स का नहीं समझता जो ये कहे जी मुझे सैलरी फिक्स दे दें, कमीशन ना दें, वो सेल्स का बंदा ही नहीं है, ठीक है। कंफर्ट क्यों, वो कौन से माइंडसेट में है, वो बिजनेसमैन माइंडसेट में है। मैंने आपको क्या कहा था, अपनी अपनी जॉब में भी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, इट्स अ माइंडसेट, ठीक है। कि सर ठीक है, मैं जब शेल छोड़ी मैंने, तो शेल के बाद मैंने जब पहला काम शुरू करने लगा तो रियल एस्टेट का काम मैंने वहाँ पर सीखा। अच्छा, अब उसमें क्या था कि उसमें मैं उनके पास गया, एक कंपनी थी स्टार रियल एस्टेट के नाम से, मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी मुझे आप अपने पास रख लें। उस ज़माने में 2003-4 की बात कर रहा हूँ। सिस्टम ये था वहाँ पर कि वो एक एजेंट जो था ना, उसको 2000 दिरहम तनख्वाह देते थे और 20% कमीशन देते थे सेल के ऊपर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मुझे आपसे तनख्वाह नहीं चाहिए। या फिर क्या चाहिए? मैं कहा मैं 50-50 लूँगा, 50% आपका, 50% मेरा। तो पागल हो गए, बगैर तनख्वाह। मैं कहा जी मुझे कुछ चाहिए, मैं आपका दफ्तर का फ़ोन भी यूज़ नहीं करूँगा। अच्छा, मेरा कोई तजर्बा नहीं था, मुझे पता भी नहीं था रियल एस्टेट के काम कैसे किया जाता है। सर आप बैठ के थक जाएंगे, नहीं, बैठ के बात कर लो, बाकी कोई को मसला समझा रहा हूँ, उधर जाकर समझा। कोई मसला नहीं सर जी, मेरी आदत है, मैं खड़ा रहता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मैंने उससे कहा, मैं हाँ सॉरी, अच्छा वो खैर यहाँ से निकल जाएगी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा जी कि मैं आपसे 50-50 पे काम करूँगा। मशवरा नहीं दिया, सही मशवरा दिया था कि आप अपना पेड़ काम करें। सर वो तो जड़ा ना, जिम जाया करें। वो तो हो गया सर, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ। What do you think? I think 45. चलो गुड जी, कम से कम नेड़े तो कोई लगा, Maybe between 50. ऑलमोस्ट 45 to 50. नहीं ऑलमोस्ट 50 नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हो जाऊँगा। ठीक है। तो अच्छा, अच्छा क्या, हाँ, मुझे उसने कहा कि मैं कौन सी वाली स्टोरी भी भूल गया यार, कौन सी वाली स्टोरी, हाँ रियल एस्टेट वाली। तो उसने कहा 50-50 में, ठीक है। मैंने कहा 50-50 करूँगा। उसने कहा जी नहीं बहरहाल एनीवे उसने डील मेरे से कर ली। काम मुझे कोई नहीं आता था, मैंने एक हफ्ते में काम सीखा लिटरली, और एक एरिया पकड़ लिया छोटा सा, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के बाद उसको पहली डील ला कर दी, जिसमें उसने भी 1.5 लाख कमाया, मैंने भी 1.5 लाख कमाया, ठीक। महीना गुजरा, मैंने कहा जी मैं दोबारा आपसे बात करेंगे। मैं कहा अब क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे 70-30 चाहिए, मैं 70 लूँगा, आपको 30 दूँगा। कहता तू पागल है। मैंने कहा चाहिए तो ठीक है, नहीं तो रख लो। मैं कहा तूने जितना इस महीने में कमाया ना मुझसे, उससे ज़्यादा कमा के दूँगा 30% पे भी तुझे, ये गारंटी है मेरी। उसने कहा अच्छा चल जा कर ले। सेकेंड मंथ में मैंने उसको 30% पे पहले महीने से ज़्यादा कमा के दिया। फिर मैं उसके बाद दोबारा चला गया अगले महीने। क्या कहा होगा मैंने? आपने कहा 100% मैं लूँगा, 100% आप नहीं, वो इन्नी भी लूट नहीं पाई है, उसने कंपनी चलाई हुई है वो होता है ना, कहते हैं एक तरफ से मैं ले लूँगा कमीशन, तो दूसरी तरफ से आप। नहीं, वो तो एक सिंगल एजेंट, कंपनी का एजेंट सिंगल ही होता है ना। मैंने कहा मैं अब 80-20 पे काम करूँगा। कहता है भाईजान आप ये अपने पैसे पकड़ें और आप जाएँ, आप मेरे बंदे ख़राब कर रहे हैं। नाउ आई न्यू कि अल्लाह के करम से मुझे पता है यार, मेरी दौड़ वो छोटे से 2000 दिरहम गिनने की नहीं है, मैंने छलांग मारनी है। तो मुझे बात कर रहे हैं दुबई में